नमस्कार, देश दिन भर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। इस मामले को लेकर विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। बता दें कि पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है। उन्होंने खापों से काफी माफी मांगते हुए कहा कि पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। इस बीच इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के 7 मई से होने वाले चुनाव रोक दिए गए हैं। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर और ओलंपियन पहलवानों का विवाद दोबारा तूल पकड़ता दिख रहा है। देश के नामी ओलंपियन पहलवान रविवार को सोनीपत से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से पहलवानों ने आरोप लगाए थे, जनवरी में एक बार प्रदर्शन भी हुआ था, एक बार फिर पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट 2 यहाँ पे नजर आ रहा है। जंतर मंतर पर तमाम पहलवान बैठे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे साक्षी मलिक की बात करें या विनेश फोगाट की बात करें, इसके साथ ही तमाम जो पहलवान हैं यहाँ पे मौजूद है। और पहलवानों की जो तमाम मांगे हैं, जिस तरीके से लंबा जो प्रदर्शन है वो पिछली बार देखा आपने कि कैसे जंतर मंतर पर ये पहलवान बैठे हुए थे और ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए थे। पहलवानों का आरोप है कि इस बार कहीं ना कहीं जो जांच समिति बनाई गई थी पिछली बार, उसको लेकर जांच समिति ने क्या कुछ अभी तक जांच किया है, क्या कुछ अपनी रिपोर्ट बनाई है और उसके बारे में कहीं ना कहीं पहलवानों को भी अवगत कराया जाए कि अब तक कितनी जांच हुई है, क्या आरोप तय हुए हैं, नहीं हुई है। कम से कम पहलवानों के संज्ञान में ये सारी बातें हो। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस से हमने शिकायत की है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात पर सफाई जरूर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने जो जांच समिति बनाई गई है उससे एक रिपोर्ट जरूर मांगी है, उसके बाद निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है जिस तरीके से अगर करना होगा तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट 2 यहाँ पे चल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से खासतौर पर क्या कुछ स्टेटमेंट आता है, क्योंकि जो पहलवान पहले कहते थे कि इस प्रदर्शन को राजनीतिकरण नहीं करना है, और इस बार जो पहलवान है वो कह रहे हैं कि चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस है, कोई भी आए उसका हम इस बार कहीं ना कहीं स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से पहलवानों का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। जिन पहलवानों को अखाड़े में होना चाहिए वो पहलवान अपनी मांगों के साथ कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, जंतर मंतर। वही दिल्ली में पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि हम लड़कियां खुले में उड़ना चाहती हैं, लेकिन हमारे पर को काटने की कोशिश की जा रही है। यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है, 3 दिन हो गए हैं, एफआईआर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाएगा। और वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा पहला धरना खराब हुआ, हमें मिसलीड किया गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट से खास बातचीत की हमारी न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने, आपको दिखाएंगे। जिन खिलाड़ियों को अखाड़े में होना चाहिए वो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ विनेश जी हैं। विनेश जी, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों को? प्रदर्शन पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। देखिए, मांग तो मैं आपको वही बता रही हूँ, सेम ही बातें हमारी तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हमारी, जो हमने कंप्लेंट्स दी है। लगातार कहा जा रहा है कि कितनी लड़कियों ने भी एफआईआर दर्ज कराई है, क्या एफआईआर दर्ज भी हुई है या नहीं हुई है, सिर्फ शिकायत हुई है? कंप्लेंट्स दे दी हमने रिटर्न में, लेकिन एफआईआर पुलिस रजिस्टर नहीं करी है। 3 दिन हो गया एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है पुलिस अभी तक। मांगे तो सिंपल यही है कि हमने 21 तारीख को कंप्लेंट कराई थी, लेकिन वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। आज 24 तारीख होगी, तो मेन यही है कि एफआईआर रजिस्टर हो और एक्यूज्ड को जेन्युइन सजा मिले। आप लोग देर रात में भी यहाँ पे रुकी रही? देर रात में नहीं, सारी रात यहीं सोए थे। आप रुक के देखना आज प्लीज। कब अगर एफआईआर हो जाती है तो क्या आप लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे? एफआईआर होगी, एक्यूज को सजा मिलेगी और फिर हम बताएंगे
कि आगे क्या करना है, मतलब आगे क्या कैसे होना चाहिए। बस मांग तो सिंपल सीधी यही है कि WFI का जो निर्माण है वो नई शुरुआत से हो, क्योंकि हर जगह उसने अपने आदमी बिठाए हुए हैं। तो बस यही है कि एक नई फेडरेशन का निर्माण हो। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ साक्षी मलिक, वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा में कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद केरल पहुंचे। उन्होंने कोच्चि में पैदल रोड शो किया। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए, जहां पीएम मोदी यूथ इवेंट युवाम 2023 में भी शामिल होंगे। बता दें कि मोदी 2 दिन में 8 शहरों के 7 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बेंगलुरु दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री अमित शाह सबसे पहले मैसूरू गए और श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद चामराजनगर जिले के गुंडलुप्पे पहुंचे और जहां उन्होंने पहला रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, भाजपा से खत्म कर दिया है। भाजपा ने लिंगायत, ओबीसी, एससी और एसटी को बचाने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण फिर से लाएंगे। दरअसल कांग्रेस तुष्टीकरण से बाज नहीं आ रहा है। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान बीएल वर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से अखिलेश यादव के इस ट्वीट को आप देखते हैं? अखिलेश यादव चाहे जितने ट्वीट करें, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जनाधार खिसकता जा रहा है, कार्यकर्ता खिसकते जा रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ कहा जाता था कि डूबते हुए जहाज से चूहे भी कूदते हैं। तब मुझे लगता है कि उन रोकने से उनके लोग रुक नहीं रहे हैं, तो वो अपने कार्यकर्ता को संभालें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं कि बूथ स्तर तक 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता और जितनी फहरिस्त भाजपा में कार्यकर्ताओं की है, नेताओं की है, किसी पार्टी में नहीं है। तो इसलिए वो अपनी पार्टी को संभालने का काम करें, ये भारतीय जनता पार्टी को न देखें तो ठीक है। सर, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। कहीं ना कहीं सारा आपने देखा होगा किस तरीके से नंद गोपाल नंदी की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि उनके भी खिलाफ जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, और खबरें ऐसी आ रही है कहीं ना कहीं वो मुलाकात कर सकते हैं आलाकमान से या नाराज चल रहे हैं। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर? अखिलेश यादव के ट्वीट में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, और स्थायी निकाय के चुनाव में जब सामने परिणाम आएंगे तो समाजवादी पार्टी का सुफड़ा साफ दिखाई पड़ेगा और कमल ही कमल खिलता दिखाई पड़ेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपको लगता है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी वाकई में कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं या स्थितियां सामान्य हैं? क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर आमतौर पर जब भी कोई पार्टी टिकट बांटती है तो निश्चित रूप से नाराजगी की खबरें भी आती हैं। क्या वाकई में इस तरीके की खबरें? देखिए, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक प्रत्याशी होते हैं। अगर माना कि 10 दावेदार हैं, 5 दावेदार हैं और एक से बढ़कर एक है, और एक पर अगर फैसला लेते हैं इसका मतलब ये ना वो 4 जीत नहीं सकते, वो भी जीत सकते हैं। फ्री पार्टी किसी एक पर फैसला लेगी, तो इसलिए पार्टी ने जो फैसला जहाँ जहाँ जो लिया है बहुत सोच विचार के लिया है और लोकतांत्रिक तरीके से लिया है। हमारे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक एक क्रम है कि हमने नीचे कमेटी बनाई है, स्क्रीनिंग कमेटी, ऊपर कमेटी बनाई है, उससे निकल के कार्यकर्ताओं की भावनाएं सिंचन की आती है, तब पार्टी ने निर्णय लिए है। तब मैं कहूँगा कि ये इस प्रकार के जो खबरें हैं तथ्यात्मक नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर चर्चा की। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे।
उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी है। सर, निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां तो तैयारी कर चुकी है। आज बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, क्या कुछ कहेंगे और खासतौर पर बीजेपी की किस तरीके से तैयारी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहता है। लोगों को लाभ पहुंचाना, लाभार्थी कौन कौन है, कौन पात्र हैं, उनको क्या लाभ नहीं मिला, ये लगातार हमारी पार्टी लगातार काम करती रहती है। और जब चुनाव आती है तो फिर वही चुनाव लड़ने लगते हैं। तो हमेशा हर समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में रहती है। जब डिक्लेयर हो जाते हैं तो चुनाव करने लगती है। रही विपक्ष की बात, तो इस समय जो है आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो करके और एक जो माफिया व्यक्ति रहा है उनके बारे में तर्क करना, कुतर्क करना, उनको सपोर्ट करना, ये एक गलत तरीका है। और ये मैं समझ रहा हूँ कि वोट की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से वो कर रहे हैं, इससे जनता के अंदर विपक्ष की छवि बहुत धूमिल हुई है, बहुत खराब हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी काफ़ी चर्चाओं में है आजकल। उनका जो एक बयान है वो कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है। सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाना चाहते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर कि जो प्रत्याशी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी की ओर से, उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करा दिया है। क्या वाकई में इस तरीके की पार्टी के अंदर अंदरूनी कला है या नाराज वाकई में चल रहे हैं, और आलाकमान किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल करेगा? ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है और इस तरह की कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी का संगठन जो भी निर्णय लेता है वो सही निर्णय है, सोच समझकर निर्णय लेता है और जनहित में लेता है, विकास के हित में लेने का काम करता है। निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों के टिकट को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। कल एक ऐसी भी खबर आई कि जो जनरल वीके सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुलाकात करने गए थे भूपेंद्र चौधरी जी से और कहीं ना कहीं मुलाकात नहीं हो पाई, कई नाराज़गी थी या कई बातें उनसे करनी थी। ये भी खबर आई कि दरवाजा तक उनकी ओर से नहीं खोला गया। क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है और ये एक तरीके की वो अफवाह है। होता ये है कि पार्टी की संगठन के जब बैठक करता है तो उसमें जो अपेक्षित लोग होते हैं उन्हीं के साथ बैठक होती है, और जब बैठक चल रही होती है तो कोई भी व्यक्ति जाए, वो अगर अपेक्षित नहीं है तो उस बैठक पे नहीं बैठ सकता। तमाम जो पहलवान जनवरी में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर कहीं ना कहीं बैठे थे, एक बार फिर से वो धरने पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो उस पर जाँच हुई, कोई चीज़ नहीं निकली। अभी एक सोची समझी किस योजना के तहत ऐसा कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा वो बात धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर चर्चा की। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने डिप्टी तेजस्वी के साथ सोमवार को कोलकाता पहुंचे। दोनों ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। नीतीश ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव रही। ममता ने कहा कि उन्हें भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के साथ जाने में कोई ईगो नहीं है। मैं चाहती हूं कि भाजपा अगले चुनाव में हीरो से जीरो बन जाए। और मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों का एक मंच पर आना बहुत जरूरी है और इसके लिए विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर रणनीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि ममता जी के साथ बातचीत अच्छी रही, हम आगे भी अन्य पार्टियों के साथ लाकर बातचीत करेंगे। वहीं बिहार में बीजेपी के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह के बयान से बवाल मच गया है। राजनेता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की और विवादित टिप्पणी करने वाले नेता का नाम अच्युतानंद सिंह है। वह बीजेपी से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी चिराग के नेता है। और ऐसे में बीजेपी के इस कार्यक्रम में दूसरी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान ही मंच पर मौजूद
अच्युतानंद सिंह ने राजनाथ सिंह के खिलाफ अपशब्द कह दिए और इनके इस बयान के बाद वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और विरोध करते हुए माइक छीन लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पटना सिटी के आगमकुआ स्थित अवध ग्रीन कमेटी हॉल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट चौधरी समेत कुशवाहा महासभा के पदाधिकारीगण द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की तरफ से अंग वस्त्र और माला पहनाकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार मेमोरी लॉस वाले मुख्यमंत्री हैं और उन्हें याद नहीं है कि जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे तब मैं मंत्री बन गया था। करना है, पार्टी की सरकार बनानी है, इसका दायित्व है, उसका तो हमारे नेतृत्व तय करते हैं। क्या नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब मैं मंत्री हो गया था। नीतीश बाबू को याद नहीं है, वो मेमोरी लॉस वाले मुख्यमंत्री हैं। उनको याद करा दीजिए कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो उसके पहले मैं मंत्री था। नहीं, ये पूरे बिहार के लोग हैं, सभी लोग जगह से आए हैं और ये पूरा स्पष्ट है। अब कोई लवकुश समाज अब नीतीश कुमार की तरफ नहीं देखे। वो एनसीपी नेता अजीत पवार के हालिया रुख से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। ऐसा कहा जाने लगा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस बीच शरद पवार ने अजीत पवार का बिना नाम लिए कहा कि कोई पार्टी तोड़ने का काम करता है तो करे, हम अपनी भूमिका के हिसाब से जो कदम उठाना होगा उठाएंगे। शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा गठबंधन के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कल हो या ना हो ये पता नहीं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार पार्टी के कुछ सहयोगी विधायकों के साथ एनसीपी छोड़ सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि खुद अजीत पवार इन अटकलों का खंडन करते हुए अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी टूटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में नगर निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के जनाधार परखने की एक खास कसौटी है। 2024 के लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो वहीं एक बड़ा तबका यानी कि मुस्लिम वोट बैंक राजनीति में पूरी तरीके से दखल रखता है। आखिर कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी निकाय चुनाव के साथ साथ विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी अहम जीत हार का गणित तय करती है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय से किंग मेकर की अहम भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदायों के इर्द गिर्द सिमट गई। इसके बावजूद सूबे के सियासी सतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। देश में मुस्लिमों की आबादी 16.51% है तो यूपी में करीब 20% मुसलमान यानी कि 3,84,00,000 हैं। देश के किसी राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी चौथा नंबर है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से लगभग 1/3 यानी कि 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं और इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक भी बनते रहे हैं।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया था, तो वहीं साल 2019 में यूपी से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। इसमें बसपा और सपा के 3-3 सांसद रहे। बसपा से कुंवर दानिश ने अमरोहा से, तो अफजाल अंसारी ने गाजीपुर और सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। तो वहीं सपा से आजम खान ने रामपुर, शफीकुर रहमान बर्ग ने संभल, तो डॉक्टर एसटी हसन ने मुरादाबाद से जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 में आजम खान ने रामपुर सीट से इस्तीफा दिया और उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। बसपा और सपा की तुलना में बीजेपी में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर आधी रह गई। आजादी के बाद सबसे कम मुस्लिम विधायक 1991 में जीते, तो सबसे ज्यादा विधायक 2012 में चुने गए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक चुने गए। इनमें से 21 विधायक अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए थे, 6 सेंट्रल यूपी से, तो 7 पूर्वांचल से जीते थे। पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है। एक सोच यह है कि सियासी पार्टियां अब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से संकोच करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जीत के आसार कम होते हैं। पूर्वांचल में कुछ हिस्सों में मुसलमान हैं, तो पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है, तो सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। इन्हीं 7 जिलों में से 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे। तो वहीं 2022 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी है। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ। तो वहीं सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बंटता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एक मुश्त होकर सपा के साथ गया। मुस्लिमों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से हटकर 111 सीटों पर पहुंच गई। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मुस्लिमों ने नकार दिया था। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 के चुनाव के बाद पहली बार वोट किया था। मुस्लिम मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी तरीके से एकजुट रहा, तो सूबे के 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। ऐसे में मायावती निकाय चुनाव के जरिए दलित मुस्लिम समीकरण फिर से लेकर लौटी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिमों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, तो वैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने सियासी जमीन तलाश रहे हैं। तो वहीं सपा मुस्लिम मतों को लेकर बेफिक्र है और अखिलेश यादव को यकीन है कि वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि भविष्य की सियासत में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़ा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।